का एग्ज़ाम जबकि अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? 31 दिसंबर से पहले आपकी एज जो है 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उस डेट तक तो हम मतलब 17 ईयर के हो ही नहीं रहे। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में देखिए न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, बड़ा ही कन्फ्यूज़न है कि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए तो हम इनके लिए भागा दौड़ी ना करें, हम अपने पढ़ाई से ना भटके, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें और एटलीस्ट हमारे पास ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास पूरी रहे। आइए एसपी सर आइए, बड़े दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। कई सारे सवाल हैं मेरे एग्ज़ाम को लेकर, नीट का एग्ज़ाम जबकि अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे और मैं इनके आंसर्स आपसे पूछना चाह रहा था और मेरे डाउट्स क्लियर करना चाह रहा था इस एग्ज़ाम को लेकर। तो क्या आप मेरी क्वेरीज़ को क्लियर करेंगे सर? हाँ सर, बिल्कुल, बताइए। तो सर मेरा पहला सवाल ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब कोई कहता है नीट का एग्ज़ाम एनएमसी करवाएगा, कोई कहता है नीट का एग्ज़ाम जो है वो एनटीए करवाएगा, कोई कहता है एम्स करवाएगा। एक्चुअल में ये एग्ज़ाम जो है इस साल कौन कंडक्ट करवा रहा है, पेपर कौन बनाएगा इस साल नीट का? हाँ सर, ये बड़ा बढ़िया सवाल पूछा आपने। बड़ा कन्फ्यूज़न चला आ रहा है इसमें। पहले तो था कि एनएमसी कंडक्ट करा रही है या एम्स, कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि एम्स कंडक्ट कराएगा, बट फाइनली सर सिलेबस जो है वो सारा एनटीए ने दिया है, सारा शेड्यूल एनटीए ने रिलीज़ किया है। तो हम यही मान रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली है भी यही कि पेपर इस बार भी एनटीए ही कंडक्ट करा रहा है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि नीट का एग्ज़ाम जो है इस साल एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, तो अब मैं ये जानना चाह रहा था कि जबकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है एग्ज़ाम में, मतलब लगभग 3-3.5 महीने का टाइम अब बचा है हमारे पास, तो कब तक आपको लग रहा है कि इस एग्ज़ाम के फॉर्म्स आ जाएंगे, कब से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा? हाँ सर, तो जैसे एग्ज़ाम की डेट आ ही गई है, मतलब बहुत कम दिन बचे हैं, तो 5 मई को एग्ज़ाम है, तो रजिस्ट्रेशन भी हमारे हिसाब से फेब या मार्च में स्टार्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि अप्रैल तक जैसे भी ये रजिस्ट्रेशन को क्लोज़ करना होगा तो फेब के लास्ट में या फिर मार्च में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि अब फॉर्म्स मतलब जल्द ही आने वाले हैं, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहता है? हाँ सर, तो अगर अपन एज लिमिट की बात करें तो देखिए मिनिमम एज को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के मन में भी कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए कि हम नीट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल। तो जिस साल भी आप नीट दे रहे हैं, देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए कि जिस साल भी आप नीट में अपीयर हो रहे हैं, लाइक अगर आप 2024 में नीट के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो उस साल के 31 दिसंबर से पहले, कब? 31 दिसंबर से पहले आपकी एज जो है 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो एग्ज़ाम हो रहा है वो किस डेट को हो रहा है। सर एग्ज़ाम, कई लोग बोलते हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उस डेट तक तो हम मतलब 17 ईयर के हो ही नहीं रहे, तो अब क्या करें, हम एलिजिबल हैं या नहीं है? तो अगर आप 31 दिसंबर के पहले 17 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, 31 दिसंबर कौन सा? जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं, लाइक अगर आप 2024 में दे रहे हैं तो 31 दिसंबर 2024, उससे पहले आपको 17 ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल है। बात रही अपर एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो एग्ज़ाम दे सकते हैं सर कोई भी। और बात रही अगर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर पीसीबी, अगर पीसीबी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या बायोलॉजी नहीं हो तो बायोटेक्नोलॉजी, ये भी ऐड किया गया है, तो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपने 12th जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से किया है और इंग्लिश एज एन कोर सब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल नीट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर और पीसीएम वाली बात बता दूँ, कुछ लोगों ने जैसे पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, उन्होंने भी अगर एडिशनल बायो लिया है तो एडिशनल बायो अगर उन्होंने लिया है तो वो भी नीट के लिए एलिजिबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और परसेंटेज वाली बात करें तो पीसीबी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक का जो एग्रीगेट होना चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें हम सर, तो जनरल कैटेगरी में मिनिमम 50%, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी की बात करें वहाँ पर तो 45%, और ओबीसी, एससी, एसटी की बात करें तो 40%। इतने मार्क्स आपके पीसीबी में एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, टोटल तीनों का मिला के जो परसेंटेज एवरेज आता है वो आपका इतना % होना चाहिए। अच्छा सर, तो इसका मतलब है कि मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ। चलिए सर, ये सब तो बातें ठीक है। अब मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल और सबसे बड़ा सवाल कि पढ़ना क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इस साल नया सिलेबस भी है, पुराना सिलेबस भी है, नई एनसीईआरटी भी है, पुरानी एनसीईआरटी भी है, और सब कुछ अलग अलग बयां कर रहा है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई कहता है ये पढ़ लो, कोई कहता है वो पढ़ लो। तो मुझे ये बताइए कि इस एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ूँ क्या?
तो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में देखिए न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। तो इसको देखिए, न्यू एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी खाली पढ़ के नहीं चली जानी है। आपको देखना है जो पीडीएफ रिलीज़ की थी सिलेबस की, उस पीडीएफ में न्यू एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ टॉपिक थे। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में थे, तो उनको आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो ना तो नई एनसीईआरटी में है ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में है, तो उन टॉपिक्स को भी आपको तैयार करके जाना है। तो मुझे ये बताइए सर कि अगर मुझे इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए तैयार रहना है तो मुझे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने पास तैयार रखने हैं? हाँ सर, तो डॉक्यूमेंट्स की अगर अपन बात करें जो सबको पहले से रेडी कर लेने चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें रेडी करके रख लें जिससे कि उस टाइम पर पैनिक ना हो और हमारे पास मोस्ट ऑफ दी चीज़ें रेडी रहें। तो उसके लिए देखिए, एक तो अपना आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, कोई भी फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। भाई प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लीजिए आप किसी दूसरी स्टेट के रहने वाले, मान लीजिए आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम राजस्थान से देना है, तो अब राजस्थान में आपको सेंटर कैसे मिले? तो उसके लिए आपको प्रेजेंट कोई आईडी लगानी पड़ेगी कि आप राजस्थान में रहते हैं, तभी जाके आपको राजस्थान का सेंटर अलॉट होगा। अदरवाइज़ आपने जो परमानेंट जो एड्रेस दिया है वहीं पे सेंटर अलॉट होगा। तो अगर आप जहाँ पे परमानेंट आपका रेसिडेंस है आप वहीं से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। फिर अगर आपके पास जो है प्रेजेंट एड्रेस का ना भी हो प्रूफ तब भी चलेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम सेंटर सिटी वहीं पे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन बात करें, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रेडी होने चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, रीसेंट फ़ोटो। मतलब रीसेंट का मतलब ये है कि हाँ 3-4 महीने पुराने चलेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि 2 साल 3 साल पुराने हैं, क्योंकि अगर इतने पुराने होंगे तो फिर उसमें दिक्कत ये होगी कि आपका चेहरा मैच नहीं करता, दिक्कत हो जाती है। तो ये बेसिक। उसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर किसी कास्ट में आते हैं तो मतलब आप जनरल के अलावा किसी दूसरी कास्ट के लिए जो है कोटे से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर अपन बात करें यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए, जिससे कि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए तो हम इनके लिए भागा दौड़ी ना करें, हम अपने पढ़ाई से ना भटके, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें और एटलीस्ट हमारे पास ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास पूरी रहे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज मेरे बहुत सारे क्वेरीज और डाउट्स जो हैं इस एग्ज़ाम को रिलेटेड वो क्लियर कर दिए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए सर, अगर मेरे मन में और भी कोई डाउट्स आए तो मैं आपसे फिर से दोबारा बहुत सारे सवाल पूछने ज़रूर आऊँगा। हाँ सर, बिल्कुल आपका स्वागत है।